हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस lecture of for become first year macroeconomics, the topic is Keynesian theory of income and employment. इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. इस पार्ट में हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्स के रोज़गार सिद्धांत की व्याख्या. केन्स का सिद्धांत जो है वो कुछ डिफरेंट एजम्पशंस पर बेस्ड है. लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए, शॉर्ट पीरियड अल्पकाल समय अवधि है, और जो लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी में वो पॉजिटिव फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि जो आउटपुट या इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिपेंड करता है. इट मीन्स हायर इज़ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर विल बी द लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. और साथ ही हमने ये भी अजम्पशंस में किया था कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी अप्लाई होता है. और अब जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड. यानी कि फर्स्ट बात आपको मैंने ये बताई कि जो लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट है दैट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड. रोज़गार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है. अब ये प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इफेक्टिव डिमांड क्या है? इफेक्टिव डिमांड शोज द इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. कुल मांग और कुल पूर्ति में समानता को दर्शाता है प्रभावपूर्ण मांग. यानी कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ही है जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है. तो अब फिर से रिपीट करते हैं. इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करता है. और इफेक्टिव डिमांड के दो डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा पाते हैं इकॉनमी में तो इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी, इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा. तो ये एक फ्लो चार्ट की तरह हो गया. ठीक है. अब इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के वैसे तो दो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड. बट केन्स हैज़ अजम्पशन ऑफ शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल की मान्यता है. इट मीन्स कि इन द शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई इज़ कांस्टेंट. तो कुल पूर्ति को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरा डिटर्मिनेंट है एग्रीगेट डिमांड उसको बढ़ाया जा सकता है. तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, जिसके इफ़ेक्टिव डिमांड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से इनकम और आउटपुट बढ़ जाएगा. ठीक है. अब हम समझ लेते हैं केन्जियन थ्योरी को और डिटेल में एक एक पॉइंट से. जो फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में आप देखेंगे. केन्जियन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज एज अंडर. नंबर 1 इज़ अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम. जो नेशनल इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड and effective demand depends on aggregate demand and aggregate supply. अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि aggregate demand क्या है और aggregate supply क्या है. aggregate supply जो है उसको explain करने के लिए हमें दो concept समझने होंगे. aggregate supply schedule and aggregate supply price. कुल पूर्ति तालिका, या जिसको हम सिंपली एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, कुल पूर्ति. और सेकेंड कंसेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, कुल पूर्ति कीमत. राइट. सो इन दोनों को समझते हैं. एग्रीगेट सप्लाई प्राइस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट of money that all the producers must receive by the sale of output produced at a given level of employment. कुल पूर्ति कीमत क्या है? रोज़गार के एक विशेष स्तर पर निश्चित समय में जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी बिक्री से उत्पादकों को कितनी कुल मुद्रा राशि प्राप्त होती है ना, इतनी उन्हें अवश्य मिलती है एट वन पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ध्यान रखेंगे. एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब है रोज़गार के विशेष स्तर पर निश्चित समय में किया गया उत्पादन और उस उत्पादन की बिक्री से कितनी रिवेन्यूज़ कह लीजिए या टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि प्रोड्यूसर्स को अवश्य मिलता है. ठीक है. अब
एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मीन्स तालिका, सो इट इज़, और इसका नाम एग्रीगेट सप्लाई भी है. इट रेफर्स टू अ शेड्यूल विच शोज एग्रीगेट सप्लाई, which shows the amount of money received by the sale of output at different levels of employment. क्योंकि ये शेड्यूल है तो शेड्यूल का मतलब कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक अलग अलग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे शेड्यूल में, ठीक है. तो शेड्यूल शोज कि रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर जितना उत्पादन हुआ एक निश्चित समय में, उसकी बिक्री से उत्पादकों को कितनी मुद्रा राशियाँ मिलती हैं, ठीक है. तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो, यानी कि हम ये कहें कि एक शेड्यूल में जब हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होता है, और जब हम पूरे शेड्यूल की बात करते हैं तो वो एग्रीगेट सप्लाई होता है. सेकेंड कंसेप्ट इज़ एग्रीगेट डिमांड. अब बहुत माइनर सा डिफरेंस है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन में, ध्यान देंगे. अगेन एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए दो कंसेप्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. एग्रीगेट डिमांड प्राइस refers to the level of output produced by the producers at one particular level of employment and the amount of money which they expect to receive. ध्यान देंगे, सप्लाई में हमने कहा था दे मस्ट रिसीव और दे एक्चुअली रिसीव, लेकिन डिमांड में हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस जो है रोज़गार के एक विशेष स्तर पर किए गए उत्पादन की बिक्री से कितनी मुद्रा राशि मिलने की संभावना है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है. तो संभावना है, एग्रीगेट डिमांड एक प्रोबेबल अमाउंट ऑफ मनी इनकम को शो करती है. और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू अ शेड्यूल विच शोज एग्रीगेट डिमांड प्राइस रिसीव्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो प्राइस जब आता है तो वो वन पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और शेड्यूल में डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फिर से समझते हैं. कुल मांग तालिका का मतलब है रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर किए गए उत्पादन की बिक्री से उत्पादकों को कितनी मुद्रा राशियाँ मिलने की संभावना है. तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की आप देखेंगे डेफिनेशंस में एक ही फ़र्क है कि सप्लाई में दे मस्ट रिसीव मीन्स दे एक्चुअली रिसीव द अमाउंट ऑफ मनी, और डिमांड में दे एक्सपेक्ट टू रिसीव, उन्हें मिलने की जो है वो केवल संभावना है, ठीक है. तो एग्रीगेट डिमांड के केन्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने माना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है मींस फॉरेन सेक्टर हटा दिया, गवर्नमेंट का रोल हमने एज ए टैक्स और स्पेंडर इग्नोर कर दिया तो गवर्नमेंट सेक्टर हटा दिया, तो टू ही सेक्टर्स रख लिए केन्स ने सिंप्लिसिटी के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय, इन दोनों को मिलकर बनता है आपका एग्रीगेट डिमांड. अब इसको समझ लेते हैं. पॉइंट नंबर 6 है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये आपने सारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स C प्लस I. तो अगर C बढ़ता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, अगर I बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही इनकम लेवल एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इफ़ेक्टिव डिमांड इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ये आपने पढ़ा है, फिर भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. इनकम, जैसे कि आप जानते हो कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, हायर इज़ द लेवल ऑफ इनकम मोर वी आर एबल टू स्पेंड. तो यहाँ हम इनकम का मतलब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और कंजम्पशन मतलब इकोनॉमी का टोटल कंजम्पशन. सो इंक्रीज इन इनकम कॉजेज एन इंक्रीज इन कंजम्पशन. जैसे जैसे देश की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय जो है वो बढ़ता है, ठीक है. और इसके साथ ही जो दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बढ़ी हुई आय में से हम कितना खर्च करते हैं, या लेवल ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर है जो कितना खर्च करते हैं, तो वो सब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है, जो कि आप APC और MPC के रूप में एक्सप्लेन करते हो. तो ये आपने पढ़ा है उसी चैप्टर में, तो यहाँ पे आप बताएंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
APC equal C upon Y and marginal propensity to consume MPC equal delta C upon delta Y. So basically क्या है कि इकोनॉमी में अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो देश का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और अगर MPC भी हायर है तो उस केस में मल्टीप्लायर भी काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का अगला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट क्या है ये आपको पता है, ये सब आपने वहीं उसी चैप्टर को रिपीट करना है। तो पहले कंजम्पशन फंक्शन वाला चैप्टर और इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर इसे तैयार करेंगे क्योंकि उसी की सारे पॉइंट्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देंगे, इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर आउट ऑफ आवर इनकम विच लीड्स टू द इंक्रीज इन टोटल कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। जब पूंजी की परिसंपत्तियाँ बढ़ जाती हैं, पूंजी का स्टॉक बढ़ता है किसी खर्च करने से, जैसे कि हमने किया था बिल्डिंग्स, न्यू मशीन्स, टेक्नोलॉजी पे खर्च होता है, रोड्स पे खर्च होता है, तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी हम पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मीन्स हायर इज़ marginal efficiency of capital, more will be investment, and higher is rate of interest, less will be investment, क्योंकि negative relationship है। साथ ही आपने पढ़ा कि जो rate of interest है that is determined by the demand for money and supply of money. Supply of money central bank determine करता है और demand for money लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर, है ना। अभी हमने शुरू में ही किया कि जो डिमांड फॉर मनी है उसके 3 मोटिव्स होते हैं, क्लासिकल थ्योरी में भी बताया था आपको। ट्रांजैक्शन मोटिव, क्रय विक्रय उद्देश्य फर्स्ट, सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य, एंड थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य, ठीक है। और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय पर और सप्लाई प्राइस पर, पूर्ति कीमत पर डिपेंड करती है। सारा आप एक्सप्लेन करेंगे, पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से केन्स के जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम आगे डायग्राम देखते हैं, टेबल एंड डायग्राम, और मैं आपको वीडियो भी बना के भेजती हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्स द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, यानी कि कुल मांग फलन और पूर्ति फलन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, वहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिन होगा। ये आपको टेबल नंबर 1 ऑन फिगर 1 ये देना है यहाँ पे, इसका मैं वीडियो आपको भेज रही हूँ अभी, ठीक है। और ध्यान देंगे कि केन्जियन थ्योरी में द पॉइंट एट विच aggregate demand equals aggregate supply, that is the point of equilibrium of employment and output, but remember here that this is not the point of full employment। जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में हमने किया था कि डिमांड और सप्लाई बराबर होने से जो संतुलन निर्धारित होता है वो पूर्ण रोजगार को दर्शाता है, दैट शोज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बट इन केन्जियन थ्योरी आपने यही डिफरेंस है दोनों में मेन, केन्जियन थ्योरी में जहाँ जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि केन्स ने क्या एजम्पशन ली थी कि बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल फीचर, रादर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल, यानी कि डिमांड सप्लाई बराबर है तो संतुलन हो गया, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो अल्प रोजगार को शो करता है। क्यों? बिकॉज मैनी ऑफ द रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड इवन अंडर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पर डिटरमिन होगा? बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो केन्स एक ही सॉल्यूशन देते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कैसे किया जा सकता है? ओनली बाय रेजिंग द एग्रीगेट डिमांड। कैसे पता हमें? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 2 डिटर्मिनेंट्स उसके, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब क्योंकि शॉर्ट रन एजम्पशन है तो एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बट एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड। एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ ध्यान देंगे कि कंजम्पशन को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो तो लोगों की इनकम है, वो खर्च करें या ना करें, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के जो सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, दैट कैन बी इंक्रीज्ड।
कैसे? सरकार खुद निवेश कर सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ेगा। और गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, या वो निजी निवेश को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट लास्ट में हम क्या समझें कि अकॉर्डिंग टू केन्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का, बेरोज़गारी दूर करने का क्या तरीका है कि हम कुल मांग को बढ़ाएं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है।